शिमला कॉन्फ्रेंस जो नाकाम हुई, इसकी वजह जो बनी उसमें से कौन सा वो था, हम कह सकते हैं किसका नाम ले सकते हैं, किसकी वजह से नाकाम हुई? कहते हैं कि जिन्ना साहब ने मान ली थी, बात नहीं मानी थी या मान ली थी। जो दूसरी तरफ पंडित जी थे, पंडित नेहरू, उन्होंने बात मान ली थी, नहीं मान ली थी। तो इसमें आपकी क्या तहकीक है कि किसने बात मानी, किसने नहीं मानी? ये बहुत अच्छा सवाल है। जब तक हम इन चीज़ों को बारीक बीनी से नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे, हम मुफ्त में कह सकते हैं अंग्रेज़ों ने बनाया, अंग्रेज़ों ने डिवाइड किया, और ये जी जिना पाकिस्तान कैसा चाहते थे, या जी नेहरू क्या चाहते थे, गांधी जी के क्या रोल थे, वो किरदार हमें समझ नहीं आएंगे जब तक कि इनको हम बारीक बीनी से नहीं पढ़ेंगे, जो कि मुझे पढ़ना पड़ा। ज़ाहिर है ये इतना बड़ा काम था, और आयशा जलाल इतना बड़ा काम कर चुकी थी, और भी बहुत सारे लोगों ने काम किया था, जो कि बहुत अच्छा। ये ख्वाब क्या था? अब जो मैंने कहा ना, डिसाइल लियाकत पैक्ट, डिसाइल लियाकत पैक्ट ने सबसे ज़्यादा मुतासर किया लॉर्ड वेवन, कि यार ये वो मुझे नज़र आता है ब्रेक थ्रू है, कि अगर हम पैरिटी का असूल बना लें, एक तरफ मुसलमानों को हम आधी नशिस्तें दे दें आला ज़ात के हिंदुओं के बराबर, तो शायद जिना मान जाएं, और दूसरी तरफ वो तो खुद गांधी जी ने खुद आगे भेजा, वो भी मान जाएंगे। लेकिन उनके लिए मुश्किल क्या थी कि जिना ये कह रहे थे कि जी हम दो कौमें हैं। 39 से उनकी पोजीशन ये थी, बड़ी वाज़ेह थी जब से कांग्रेस ने वजारतों ने इस्तीफा दिया था, कि हम दो कौमें हैं, एक मुसलमान है, एक नॉन मुस्लिम है, लिहाजा जो भी कौमी हुकूमत बनेगी वो बराबरी की बुनियाद पर बनेगी। अगर 10 अफराद होंगे तो 5 मुसलमानों के होंगे, 5 गैर मुसलमानों के होंगे। उनका ये स्टैंड था। गलत था या ठीक था, ये इस पर ज़ाहिर बात हो सकती है, लेकिन दो कौमी नज़रिए के तहत उनका ये स्टैंड था। अब वो बातचीत जब शुरू हुई है, लॉर्ड वेवल ने जिना से बुलाया, जिना को कहा जनाब आप देखिए कि ये आपको आगे अगर बढ़ना है तो आपको ये, मैं अबूरी हुकूमत मैंने बनानी है, आपको आगे बढ़ना है तो ये फार्मूला मानिए। जिना ने कहा जी मैं अगर मानता हूँ, फर्ज कीजिए, तो ये जो दूसरे क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, जो कैजुअल कास्ट के जो मेंबर होंगे, वो तो हमेशा कांग्रेस का साथ देंगे, मुसलमानों का तो साथ नहीं देंगे। खैर ये 25 जून से लेकर 14 जुलाई तक ये बात चलती रही। आखिर में हुआ ये है कि ये जो नाइट वॉचमैन बुलाए गए थे, उनमें जनाब खिजर टिवाना भी मौजूद था, उसमें हसैन मदनी साहब भी मौजूद थे, उसमें बाजा खान साहब भी मौजूद थे, उसमें बाबा हिंद गांधी जी मौजूद थे। जिना की पूरी कोशिश थी कि जी हम मफाहमत करें, हिंदुस्तानी अपने इख्तियारात लें। यही मेरे ख्याल गांधी की भी थी, ऐसी मैं नहीं, कोई उनके शक नहीं करता। मगर प्रॉब्लम ये आ रहा था, आखिर में प्रॉब्लम ये आया कि जी जिना ने कहा कि सारे मुसलमानों की नशिस्तें हैं, वो मुस्लिम लीग का हक है कि वो नामजद करेगी, और मुस्लिम लीग में मैं नामजद करूँगा। अच्छा, कांग्रेस कहने लगी अगर ये हक हमसे छीन लिया जाए तो हम तो सेकुलर पार्टी नहीं रहते, फिर तो हमारी जो दो कौमी नजरिया हम उसको मान लेते हैं, ना सिर्फ उसको मानते हैं, फिर हम एक मुस्लिम लीग को वहाँ नुमाइंदा जमात समझ लेते हैं। इसी से आयशा जलाल ने जो लफ्ज़ बोला कि जी सोल रिप्रेजेंटेटिव है, सोल अथॉरिटेटिव रिप्रेजेंटेटिव, वो जिना सोल स्पोक्समैन बन गए। अब वो बातें तो उनकी भी ठीक थी कि जी हम इनको क्यों दें, उनके पास सबूत क्या था? खिजर टिवाना यूनानिस्ट पार्टी, उनके पास सबूत क्या था? बादशाह खान केपी में, आज जो केपी है वहाँ पर उनकी हुकूमत, उनके पास और जो मुसलमान थे वहाँ पर। ये बातें जिना को उन्होंने कहा यार आप किस बात पे बात करते हैं। जब देखा कि ना जिना मान रहे हैं ना नेहरू मान रहा है, और वैसे उस वक्त जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के जो सदर थे वो मौलाना आज़ाद थे। मौलाना आज़ाद और गांधी जी और नेहरू बेचैन थे, जो कि हमारी बहुत बड़ी बड़ी हिस्टोरियन ने नोट नहीं किया, जो मैंने नोट किया। बड़े बेचैन थे कि हम हुकूमत ले लें। उनको तो बड़ा दर्द था कि हमने 1939 में गलत इस्तीफा दिया, और वाकई ही गलत किया, खुदकुशी की थी। अब उन्हें मौका था जल्द से जल्द हुकूमत में आ जाएं, मगर हुकूमत में भी आए तो अपने शराइत के साथ आए। अच्छा, जब अपनी शराइत के साथ आए तो अब अलमिया ये है कि ना गांधी माने, ना नेहरू माने, ना आज़ाद माने, ना जिना माने,
लॉर्ड वेमल ने कहा जी मुझे जिन्ना साहब इजाज़त दे दीजिए, सब अपने अपने 14 लोगों की ये होगी, वजारत होगी, काबीना होगी, जिसे एग्जेक्टिव काउंसिल कहेंगे, उसमें आप नाम दे दीजिए, 5 मुसलमानों के दे दीजिए, हिंदुओं के दे दें, और बाकी जो आप 14 की काबीना। जिन्ना ने कहा बाबा मैं नहीं दूंगा नाम, मैं नाम, उन्होंने कहा अच्छा मैं ले आता हूँ। जब उन्होंने लाया उन्होंने कहा ना ना ना, ये मेरी स्वाबदीद है, ये मेरी डिस्क्रिशनरी पावर है कि मैं जिसे चाहूँ। उन्होंने कहा यार यूनानिस्ट पार्टी तो इतने बड़े सूबे की पार्टी है, उसे मैं कैसे नज़रअंदाज करूँ, और वो खिजर टवाना तो आपके साथ नहीं है। तो एनीहाउ जिन्ना ने कहा जनाब वाला मैं नहीं करूँगा, जिसकी बना पर गांधी ने दबाव डाला, जो कि पॉलिटिकल पार्टी से उसकी एफिलिएशन तो थी नहीं, अगर थी नहीं तो उसे दबाव डालने की भी जरूरत नहीं थी। अब मौलाना आज़ाद का फर्ज था, सदर था कांग्रेस पार्टी का, उसने कहा जी हमें दे दें, नहीं मानता जिन्ना तो जाए, हमें बनाने दें बुरी हुकूमत। यहाँ पर जो मैंने पहले कहा था, अब उसका जवाब है, लॉर्ड वेमल ने देखा कि अगर मैं ये मुस्लिम लीग के बगैर अबूरी हुकूमत बना देता हूँ, तो भाई ये जो मुसलमान फौज में शामिल है वो बगावत कर दिया, और ये बड़ा क्रिटिकल मोमेंट्स हैं। और फिर उन्हें खुफिया जो इंफॉर्मेशन भी थी, पंजाब में जो डॉक्टर इश्ताक साहब ने जो आपको लेक्चर दिया, उन्होंने शायद इस पर नज़र उनकी नहीं पड़ी। यहाँ पर तो ऑलरेडी खाना जंगी के हालात चल रहे थे, इतने बुरे हालात हो गए थे, क्योंकि जैसी करारदाद लाहौर हुई तो सिखों ने कहा हमने भी खालिस्तान बनाना है, तो ये बहुत बड़ी उस पर बातें चल रही थी। इसलिए तो गांधी जिन्ना टॉक्स में पंजाब की तकसीम की भी बात हुई। तो वो किसी तरह भी लॉर्ड वेमल ये रिस्क नहीं ले सकता था कि मुसलमानों को, मुस्लिम लीग को, जिन्ना को नज़रअंदाज करे, और अगर वो नज़रअंदाज करता है तो वो फिर हिंदुस्तान को तकसीम करना पड़ेगा, मुत्तहिदा हिंदुस्तान नहीं रहेगा। इसलिए ये वेमल प्लान का जो बेसिक स्पिरिट थी उसकी, हिंदुओं और मुसलमानों को, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को, सिखों को, तमाम को एक कोलिशन गवर्नमेंट में शामिल करेंगे। उनका ख्याल था, उनके बड़े वाज़ेह अल्फाज हैं, अगर ये इकट्ठे हुकूमत में आएंगे, इनके इकट्ठे टीम के तौर पर काम करेंगे, इनके दरमियान जो गलतफहमियां हैं वो दूर होंगी। और ये उनका अपना कहना था कि मुसलमानों को वजारतें मिलेंगी, मुसलमानों को रोज़गार मिलेगा, मुसलमानों को उनके हकूक़ मिलेंगे, कांग्रेस को भी एहसास होगा, तो ये मसला ऑटोमेटिकली उनका मुसलमानों का अलहदा वतन के मानने का मसला हल हो जाएगा। मगर जब उन्होंने 14 जुलाई को ऐलान किया तो फिर मौलाना आज़ाद ने कहा कि नहीं, ये आप अपनी जिम्मेदारी जो ले रहे हैं आप गलत बयानी कर रहे हैं, ये जिन्ना ने सैबोटाज किया है। लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये जिन्ना ने सैबोटाज किया। अच्छा, क्यों किया सैबोटाज? भाई सैबोटाज जिन्ना को आप 1916 में तो जिन्ना वाहद मुसलमानों का नुमाइंदा बनकर आ रहा है, 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग मुसलमानों की वाहद नुमाइंदा जमात बनकर आ रही है, और फिर 1945 में ये कह रहे हो कि आप ना मुसलमानों के नुमाइंदे हो, ना मुस्लिम लीग मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। और ठीक है, वो चैलेंज किया जा सकता है, कोई हमेशा एक जमात। इसी तरह तो जिन्ना भी फिर चैलेंज करते थे कि 16 में तो मैं भी कांग्रेस को एक सेकुलर और नेशनल पार्टी समझता था, अब ये भी एक कम्युनल पार्टी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ ज़ाहिर अदवार में इर्तिका पजीर हुई। तो यकीनन जिन्ना का जो उसका जो कहा जाता है, आयशा जलाल भी कहती है उनकी जो ज़िद थी और वो उनका खड़ा होना है, वो नाकामी का असल सबब था। मेरा ख्याल हो आयशा जलाल को ये शायद अंदाज़ा शायद नहीं है, या और हमारे दोस्तों को अंदाज़ा नहीं है कि 1939 में कांग्रेस का दिमाग किधर था, 1945 में ये क्यों इतने नीचे पाँव तले पाँव पकड़ने को लॉर्ड वेमल के तैयार थे, अंग्रेज़ों की इंतहाई ज़्यादा फ्लैक्टिंग करने को तैयार थे, हमें हुकूमत दे दो, बड़ी बेताबी उनके अंदर पाई जाती थी। तो ये जिन्ना में क्यों नहीं थी? जिन्ना को क्या घमंड था? तो लॉर्ड वेमल का उनका आखिरी मुकालमा सुन लीजिए। उन्होंने कहा यार जिन्ना साहब, आप मुझे ये बताइए, आप किस तरह कह सकते हैं आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के नुमाइंदा हैं? उन्होंने कहा ये दो बुनियादें हैं। एक तो ये कि 1936 में 37 में इंतखाबात हुए, 37 से लेकर 45 तक जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए 80% नशिस्तें मुस्लिम लीग ने जीती हैं। बंगाल में हमारी हुकूमत हो गई है,
सिंध में हमारी हुकूमत हो गई है और केपी में भी हमारी हुकूमत होगी। अब आपने आकर दोबारा उन्हें बाचा खान को इजाज़त दी है, उनको आपने हुकूमत बनवा दी। गांधी जी ने सिर्फ एक सूबे को इजाज़त दी कि हुकूमत बना ले, बाकी सूबों को इजाज़त नहीं दी। ये शिमला कॉन्फ्रेंस से पहले वो थी, वो केपी गवर्नमेंट, NWFP उस पर कहते थे। तो एक तो ये है कि हम राइज कर रहे हैं और कांग्रेस डाउनवर्ड जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है, उन्होंने कहा यार ऐसी बड़ी बात है तो ये मैदान खुला है तो आप इंतखाबात करा लीजिए। लॉर्ड वेवल को ये बात बहुत अच्छी लगी, ये जमहूरी तरीका है, जमहूरी कल्चर। उसने कहा यार ये इंतखाबात करा लीजिए। तो लॉर्ड वेवल ने फौरन कहा ठीक है, इसका एक ही हल है। उसने कहा इंतखाबात मेरे से वादा करे लॉर्ड वेवल से, उसने कहा ले ले, हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट से इजाज़त ले ले, अगर इंतखाबात जीते और पाकिस्तान के नाम से जीते, आप पाकिस्तान बना कर देंगे। उन्होंने कहा हम वादा करते हैं अगर आप इलेक्शन जीत गए तो पाकिस्तान आपका। अच्छा, जब ये फैसला हुआ, आगे आप सवाल करेंगे तो मैं दूंगा जवाब। वो जब ये फैसला हो गया, उन्होंने इजाज़त लेना शुरू की ना। लंदन में लोग तैयार हों इंतखाबात के लिए, जंग का खात्मा हो गया था, हो रहा था उस वक्त, तो ना ही कांग्रेस आज़ाद आए मिन्नतें करने के लिए। जी लॉर्ड वेवल साहब आप क्या कर रहे हैं, हम तो जेलों में थे 42 से लेकर 45 तक। हमारी तो ऑर्गेनाइजेशन वीक है, हमारा तो अवाम से रब्ता नहीं है, और जिना का रब्ता है, मुस्लिम लीग का रब्ता है। तो जनाब बात यह है कि जिना का रवैया बिल्कुल जमहूरी था, जिना का स्टैंड जो था बिल्कुल असूली था, और जिना जो दावा कर रहे थे अगर वो विड्रॉ कर जाते, फिर कीजिए, वो कहते कि जी कांग्रेस को भी हक हासिल है, फिर उनकी दो कौमी नजरिया किधर गया, फिर उनका कौमी हुकूमत के बनाने के जो कंपोजिशन थी वो किधर गई। अच्छा, अगर कांग्रेस मान जाती, जो कि बाद में मानी है, बाद में आप देखेंगे काबीना मिशन प्लान में मानेगी, यहाँ पर भी हमारे जो सो कॉल्ड रिविजनिस्ट हिस्टोरियन हैं वो डंडी मारते हैं। यही फार्मूला आप देखिएगा काबीना मिशन प्लान में मुस्लिम लीग भी मानेगी, और यही फार्मूला जो जिना चाहते थे कांग्रेस भी मानेगी। अब ये तारीख का अलमिया है, और जब तक हम तारीख को गहराई से नहीं पढ़ेंगे और हम टेक्स्ट बुक पकड़ लेंगे या एक बड़ा अच्छा जुमला एक किसी अंग्रेज ने लिख दिया वो पकड़ कर तारीख का हम मुतालिया शुरू कर देंगे, तो वो तारीख उस तरह समझ नहीं आएगी। मैं समझता हूँ यकीनन जिना के अगर स्टैंड लिया है वही स्टैंड मैं उसको जायज़ समझता हूँ, वो स्टैंड उनका ठीक था। अगर ना लेते तो शायद इंतखाबात भी ना होते, शायद इंतखाबात ना होते, मुस्लिम लीग इतने बड़े पैमाने पे जीती भी ना, और शायद काबीना मिशन प्लान भी ना आता, और शायद पाकिस्तान भी ना आता। अच्छा प्रोफेसर साहब, यहाँ आपने बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली तारीख पे। अच्छा, यहाँ आपसे एक सवाल है कि जिस तरह आपने बताया कि शिमला कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि वो नाकाम क्यों हुई, जब यहाँ अगर एक जो तारीख पढ़ते हैं तो तालिब इल्म उनके जहनों में सवाल आता है कि अगर जब मुस्लिम लीग वहां पे जीत गई थी तो जिन्ना साहब ने कहा कि मुसलमानों के वोट मुस्लिम लीग को मिले हैं, तो हम बताएंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए बगैर किसी तासुब के साथ अगर हम देखते हैं तो वहां पर जो कांग्रेस के लीडर थे वो तो खुद मुसलमान थे, आजाद साहब, तो उनकी बात मान लेने में क्या हर्ज था। अच्छा एक नुक्ता मेरा, दूसरा नुक्ता ये है, जी दूसरा नुक्ता ये है इसके अंदर कि देखें कि वक्त जो होता है, टाइम पीरियड बड़ी अहमियत रखता है। तो ये टाइम पीरियड एक ये था इकट्ठा रहने का, और दूसरी बात ये कि आपने जो जवाब दिया उसका अंदर एक बेहतरीन बात ये है कि जब वक्त था मिल बैठने का, बात करने का 37 में, तो ये नहीं आए इस बात पे। जब आ रहे थे तो उधर से कोई नहीं आया। तो आप कहते हैं कि जब वक्त बड़ी अहम चीज होती है तो वक्त के तकाजों को हमें मद्देनजर रखना चाहिए और इसी के मुताबिक हम सबको फैसले करने चाहिए। अगर इसके मुताबिक फैसले ना हो, अगर हमारी दूर अंदेशी ना हो, तो मुस्तकबिल में फिर हालात आने वाली नस्लों के बड़े खराब हो सकते हैं। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया जो कि अमूमन हमारे बच्चे पूछते हैं, और ये यकीनन तशनगी है तकसीम हिंद की कि हमारे बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए और वो हमने उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया, ये कहा जाता है, दलील ये दी जाती है।
क्या कायद आज़म ये सोच रहे थे? हमें कायद आज़म को समझना है ना, हमें तहरीक पाकिस्तान को समझना है। बिल्कुल हुसैन अहमद मदनी साहब 1942 में फार्मूला दे दिया था, और अल्लामा इनायतुल्लाह मशरिकी साहब ने दे दिया था, फिर और भी जितने उलमाए दीन थे उन्होंने कहा था हुकूमत इलाहिया बनाएंगे हम, अगर हम तकसीम ना करें हिंदुस्तान में, आइंदा आने वाले वक्तों में पूरा हिंदुस्तान मुसलमान हो जाएगा और यहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम हो जाएगी। वो आप देख ही रहे हैं मोदी साहब कितनी इस्लामी हुकूमत बना रहे हैं। अच्छा, अब जिना 1906 से लेकर 1920 तक कांग्रेस के 100% एक्टिव मेंबर रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दो कौमी नजरिए को नहीं समझते। उनके साथ अलमिया क्या है? उनके साथ अलमिया ये है कि 1909 में जो एक्ट आता है मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स के, कांग्रेस के एक्टिव मेंबर हैं, इन्हें कहा जाता है तुम मुसलमान सीट पे लड़ो। जिना जो मुंतजब होते हैं कांग्रेस की सीट से नहीं होते, जनरल सीट से नहीं होते, उनको मुसलमानों की सीट से लड़वाया जाता है। तो ना चाहते हुए भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मुसलमान हैं, और इसीलिए इन्होंने वक्फुल औलाद बिल भी पास करवा लिया। ठीक है, वो आपने खुद उनको एक रिलीजन की लाइन में डाल दिया। अच्छा रहा, मैं आपके उस पर सवाल पे आया, 40 में चले जाते हैं, 20 से लेकर 40 तक जिना जो है सर तोड़ कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान एक उनको कंसिडर्ड ओपिनियन, ये को अकेले जिना नहीं है, सारे पढ़े लिखे उस वक्त भी कांग्रेस के अंदर भी हिंदुओं के भी लीडर थे कि भाई हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुओं का मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान इज अ सब कॉन्टिनेंट। जब तक पीर साहब हम इस नुक्ते को नहीं समझेंगे, हम हिंदुस्तान की तकसीम को नहीं समझ सकते हैं। इट वॉज अ सब कॉन्टिनेंट, इट मीन्स स्मॉल कॉन्टिनेंट, छोटा बरे आजम है और बरे सगीर है। छोटा है तो बरे आजम किसे कहते हैं? ऐसा टुकड़ा ज़मीन का जहाँ पर एक से ज़्यादा ममालिक होते हैं, एक से ज़्यादा कौमें होती हैं। ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, नॉर्थ अमेरिका ले लीजिए, साउथ अमेरिका ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, उसी इंडिया से कितने ममालिक निकल गए, श्रीलंका निकल गया, बर्मा निकल गया, बांग्लादेश निकल आया, पाकिस्तान निकल आया, और यही इंडिया, अफगानिस्तान भी इसके अंडर था, कभी अफगानिस्तान के अंडर भी इंडिया था, मौजूद था। तो ये बड़े सगीर जो था, इसको जो इकट्ठा किया सेंटर के अंडर लेकर आए, वो ब्रिटिश इंडिया है। दैट इज अ ब्रिटिश इंडिया। अब ब्रिटिश इंडिया जो है वो आर्टिफिशियल नहीं, हकीकी तौर पर उन्होंने कोशिश की कि पूरे हिंदुस्तान में हम एक कौमियत बेदार करें। उसके लिए उन्होंने जो मैकेनिज्म और मेथडोलॉजी अपनाई जो कि बिल्कुल ठीक थी, जमहूरियत का तरीका। जमहूरियत तरीके में 1858 का एक्ट आया, फिर 1861 का एक्ट आया। 1861 के एक्ट में अब पहली दफ़ा उन्होंने हिंदुस्तानियों को अपने मशावरती कौंसिल में शामिल किया। फिर जब उन्होंने महसूस किया कि यार ये तो पॉलिटिकल पार्टीज के बगैर तो जमहूरियत कामयाब नहीं हो सकती, उससे पहले उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना दिया। 1881-82 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बिल आया जो कि सरसिया ने मुखालफत की। 1885 में अंग्रेज खुद एओयूम कांग्रेस पार्टी को बनाता है। उसका ख्वाब क्या है? कांग्रेस पार्टी वो होगी जो सेकुलर मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी वो होगी जो हिंदुस्तान की पार्टी होगी, कोई सूबाई मामले में नहीं उड़ेगी, किसी लोकल इश्यू में नहीं आएगी, वो नेशनल इश्यूज को करेगी। और बुनियादी तौर पर उसका काम होगा ब्रिज बनना अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों के दरमियान, क्योंकि उन्हें लगता था कि हालात खराब है। अच्छा, ये ब्रिज बड़े अच्छा बने हैं कांग्रेस वाले। आपके इनके पहले 15-20 सालों की कारकर्दगी देखिए, 1905 तक की इनके यहाँ तस्वीर लगती थी वजीर आजम हिंदुस्तान की, बादशाह सलामत की जिसे वो कहते थे, वो कभी डिजरेली की लगती थी, कभी एक और बड़ा मशहूर उनका प्राइम मिनिस्टर था जिसने ये बनाई थी, और गवर्नर कहा जाता था गवर्नर बैठेगा। अच्छा, जब ये सारी आपने आगाज़ किया तो वो इसलिए किया कि आप हिंदुस्तानी कौमियत को बेदार करें। अच्छा, कौमियत को बेदार करने में कामयाब हुए। 1885 में सवाए शायद सरसियत के बहुत सारे मुसलमान भी शामिल हुए, लेकिन वक्त के गुजरते साथ साथ मुसलमानों ने जो महसूस किया उसमें जिना भी शामिल थे। 1906 में ये भी शामिल हुए, 20 तक रहे, इन्होंने भी महसूस किया। अल्लामा इकबाल भी शामिल हुए, उन्होंने भी महसूस किया। सर फजल हसैन भी शामिल हुए, उन्होंने भी महसूस किया।
यानी जितने मुसलमान लीडर कांग्रेस में शामिल हुए वो इसी नतीजे पे पहुंचे कि ये कांग्रेस जो है वो वाकई सेकुलर जमात नहीं है। वो इसलिए, अब जरा मजाक का खेज लगेगी बात, भाई आर्य समाज चलती है तो तब भी कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस अब प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है, उसके बड़े लीडर है। फिर शुद्धि और संगठन की तहरीकें चलती हैं, वो भी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से चलती हैं, उनके बड़े लीडर है। हिंदू महासभा बनती है, वो भी उसी के उसमें आ रही है, आर्य समाज भी उसी में आ रही है, RSS भी उसी में आ रही है। तो वो जब सवाल करते थे गांधी जी को, जनाब ये देखो इंतहा पसंद आपके जो लीडर आपके साथ है, जो बड़ी बड़ी जमातों को ये चला रहे हैं, मजहबी जमातों ने, उनका जवाब फिर वो जो आपने सवाल किया, वो कहते थे देखिए मौलाना कलाम आज़ाद मेरे साथ है, हसैन मदनी मेरे साथ है, मैं तो मजहब को उनका ज़ाती मामला समझता हूँ। तो यहाँ जिना के लिए जो इशू था, ये इशू था कि जो इलामा साहब ने दिया खुतबा इलाहाबाद में, पाकिस्तान का तस्वर नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में बाद उन्होंने शामिल किया, जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं, वो दो कौमी लफ्ज़ छोड़िए, कौमियत की डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पर हमारा मुल्क बन सकता है। उसको लेकर करारदाद लाहौर पास हुई जब कांग्रेसी वजारतों से जना मायूस हुए। उस करारदाद लाहौर में तकरीर करते हुए जना ने कहा कि मैं जो हिंदुस्तान में नाकाम हुआ हूँ, ये हम कांग्रेस की नाकामी समझते हैं, वो सेकुलरिज्म लाने में नाकाम हुए, हिंदुस्तान में हमारे राइट्स हमें नहीं मिलते, हम जो पाकिस्तान बनाएंगे वहाँ साबित करेंगे कि अकलियतों को हम बराबरी के हकूक देंगे। उनकी तकरीर उठा के पढ़ लीजिए, लोग पढ़ते और जिस तरह उन्होंने और से नहीं करते। जी बिल्कुल, और जिस तरह बहुत अच्छा आपने तारीख का नुक्ता बयान किया कि वहां पे सेकुलरिज्म का निजाम नाकाम हो गया था और वहां पे मुसलमानों को हकूक नहीं मिल रहे थे। तो 11 अगस्त 1947 में जो जिन्ना साहब की स्पीच है, जब पाकिस्तान की पहली कानून असम्बली का इजलास हुआ, तो उसकी सदारत भी उन्होंने जोगिंद्र नाथ जो थे वजीर कानून, जो बाद में बने, और जो लीडर थे, हिंदू लीडर थे मुस्लिम लीग के, उनकी जेर सदारत उन्होंने इजलास करवाया। तो उन्होंने ये बता दिया था कि आपने नाकाम किया, यूं कामयाब ये होगा, और यहाँ पे सारों को, तमाम जो लोग हैं, शहरी हैं, उनको सबको हकूक मिलेंगे उस चीज के। तो जिन्ना साहब तो इसमें कामयाब हो गए थे। अब जो अभी जो, जी बताइए। जी आप सवाल कीजिए, मुकम्मल कीजिए, मैं देता हूं जवाब, मैं भागता नहीं, मैं भागने दूंगा आपको। तो जिस तरह बहुत अच्छी ये बात हुई कि सेकुलरिज्म वहां पे नाकाम हुआ और यहाँ पे कामयाबी के लिए 11 अगस्त को आगाज किया जिन्ना साहब ने। लेकिन ये एक, अब आपसे हम दूसरे जो पार्ट 2 में पूछेंगे कि सेकुलरिज्म जो वहां पे नाकाम हुआ, फिर यहाँ पे फिर क्यों कामयाब नहीं हो सका। ये दूसरे पार्ट 2 में हम आपसे इस चीज का सवाल पूछेंगे। जवाब देके मैं जरूर पार्ट 2 में दूंगा, लेकिन मुख्तसर जवाब दे दूं ताकि पार्ट 2 में दिलचस्पी रहे। अगर कोई नादान ये समझता है 11 अगस्त का यू टर्न है, तो फिर अल्लाह हाफिज़ा, वो फिर यकीनन सोशल साइंटिस्ट भी नहीं है, हिस्टोरियन तो बिल्कुल नहीं है, वो यकीनन पक्का नेचुरल साइंस का टीचर होगा, साइंसदान होगा, या सो कॉल्ड लिबरल होगा, जो 11 अगस्त की तकरीर को आइसोलेशन में देखकर ये कहे जिन्ना ने ये देखो जी ये कहा ना। भाई वो मैं मजाकन बच्चों को बताते पढ़ाते कहता था, तू की जाने पोलियम वजह, जिन्ना को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जिन्ना का फलसफा आपको पैरेलल देखिए, सेकुलर पार्टी वो है, सेकुलर मुल्क इंडिया है, सेकुलरिज्म इम्प्लीमेंट होने जा रहा है पाकिस्तान में, जो कि मजहब के नाम पे है, जो जिन्ना की विजन है। इंशाल्लाह इस पर बात करें। ठीक हो गया। प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छा नुक्ता बयान किया, तारीख का बताया कि किस तरह से क्या क्या मामलात होते रहे और किस तरह से वक्त की जो आपने टाइमिंग की जो अहमियत आपने बताई है कि अगर हम वो वक्त के मुताबिक और वक्त के तकाजों के मुताबिक बैठ के और उसको समझ के दूर अंदेशी से काम लेके अगर अपने फैसले करने लगे तो हमारे वो फैसले भी कामयाब हो जाते हैं और फिर बाद में पछतावा भी हमें नहीं रह जाता। और फिर उम्मीद करेंगे कि अभी भी जो हमारे दरमियान जो आपने बड़ा अच्छा एक तलफ़ुज़ आपने इस्तिलाह इस्तेमाल की, नाइट वॉचमैन, अभी भी वो हमारे माशरे में इस तरह के हैं और अभी भी हमें उनसे बचने की जरूरत है ताकि हम कामयाब हो सकें और हमारे जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं, ना कि खराबी की तरफ। तो प्रोफेसर इकबाल साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके
अगले प्रोग्राम में पार्ट 2 में आपसे हम दोबारा बात करेंगे और मुख्तलिफ जो सवालात हैं और तारीख के हवाले से ऐसे सवालात जो ना स्कूल की किताबों में मिलते हैं ना मुताले पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियां हैं, इवन के यूनिवर्सिटियों के लेवल पे भी जो आपने तारीख बताई है वो नहीं पढ़ी जाती। तो जो आपने किताब लिखी लॉर्ड इरविन के हवाले से, उसमें ये सारे के सारे वाकयात बयान किए गए हैं आपकी तरफ से। तो अगर ये हमारी नौजवान नस्ल पढ़ेगी तो जो इनके दिल में कंफ्यूजन का वो शिकार है तो वो उससे भी वो दूर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।